हेलो बच्चों, आज हम लोग को टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करना है, जिसके टॉपिक थे केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफेटिक बी और एरोमेटिक बी। मतलब एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, नाइट्रोबेंजीन और डाइजोनियम सॉल्ट, बीडीसी। राइट। पेपर नंबर 10 मैंने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जाम्स, वो क्वेश्चंस भी मैंने रखे थे और ये पेपर बच्चों का बहुत अच्छा हुआ। मेजर स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही मेरे से पूछे और मेरे पास जो टोटल क्वेश्चनों का कलेक्शन आया है जो मुझे बताने हैं, लगभग 15-16 सवाल मेरे को बताने हैं। तो ये पेपर बच्चों का बहुत अच्छा हुआ और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा ही पेपर, इवन इससे थोड़ा 19 मतलब हल्का पेपर आपको नीट के एग्जाम में मिलेगा। सेक्शन ए सेक्शन बी को लेके बिल्कुल परेशान मत हुइए। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं जो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको आते हैं तो, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको 11, 12, 13 भी आते हैं तो भी आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चनों की वहां पर चॉइस है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं 1 बाय 1 बताना चालू करें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है और माइनस का डीए बाई डी। देखिए बेटा, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट मान लीजिए ए है और प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट मान लीजिए बी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं, वो 2-3 बातें आप आराम से देख लीजिए। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड rate of disappearance of reactant or rate of formation of product। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको पढ़ाना भी चाहता हूं एक्चुअली में। देखिए, अगर हम लोग, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम का रेशियो अगर निकालें तो वो कहलाता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑफ कोर्स ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा, तो डिसअपीयरेंस का मतलब क्या करेंगे, डिसअपीयरेंस मतलब खत्म हो रहा है, इसलिए साइन लगा देते हैं माइनस, और रेट निकालने का तरीका वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज को अपन लोग डेल्टा से भी लिखते हैं अगर बड़ा चेंज हो रहा है, और चेंज को हम लोग स्मॉल डी से भी लिखते हैं अगर छोटा चेंज हो रहा है तो। राइट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिएक्टेंट लगातार कम हो रहा है। राइट। सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो साइन लगा देंगे प्लस, और रेट निकालने का तरीका वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम।
ओके बच्चों, तो एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली rate of disappearance rate of reaction is actually rate of disappearance or formation per unit mole मतलब क्या, ये जो आपने रिएक्शन लिखी थी, अगर हम लोग क्या करें बच्चों, रेट ऑफ डिसएपीरेंस में कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन में अगर कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अर्थात इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये वाला रब करना चाहूंगा इतना पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपको इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना था, तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपने रेट ऑफ डिसएपीरेंस का एक्सप्रेशन लिखा और इसमें डिवाइड कर दीजिए इसके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से, तो ये निकल के आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग कॉफिशिएंट, राइट। तो ये देखिए, यहां से बच्चों आपको ये सीखने को भी एक पॉइंट मिल गया कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें इक्विलेट करना है, बराबर करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में बराबर किया जाता है। रेट ऑफ डिसएपीरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन कभी भी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम होता है। चाहे आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालो, चाहे आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालो, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, राइट। दिखाई पड़ रहा है सब? ओके बच्चों, तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम करते हैं तो रेट ऑफ डिसएपीरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन आता है, और अगर इसमें बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होते हैं, राइट। ओके बच्चों, अच्छा अब यहां पर मैं एक पॉइंट और बढ़ाना चाहूंगा अबाउट यूनिट ऑफ रेट। बच्चों, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फॉर्मेशन बोलो, यूनिट बच्चों सेम ही होगा। कंसंट्रेशन का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। राइट बच्चों, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन का यूनिट मोलर लिख दीजिए, मोलर लिख दीजिए, अपॉन टाइम का यूनिट आप सेकंड लिख दीजिए या मिनट लिख दीजिए, बहुत सारे बना सकते हैं आप, मोलर पर मिनट लिख दीजिए, या और सुनना, कंसंट्रेशन का यूनिट मोलर भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, तो मोल पर लीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड। ओके, आप इसको ऊपर ले जाके अगर लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड सो ऑन। तो जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ रेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप बराबर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखकर बराबर करेंगे रेट ऑफ डिसएपीरेंस
और रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। इसलिए जब कभी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को या दो लोगों को बराबर करना होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखकर बराबर किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और यहीं पर मैंने यूनिट ऑफ रेट के बारे में आपको बताया। इतना लिख लीजिएगा आप किसी कॉपी पर और फिर हम लोग सवाल नंबर 2 को करने जा रहे हैं। चलो अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक रिएक्शन आपको दी गई है 2A + B बराबर C + D। अच्छा भाई, माइनस का dA/dt आपको दिया गया है KA²B। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं वो सबसे पहले बताएं, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया गया है। तो ऑफ कोर्स सिंपल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को डिनोट कर रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। मैंने अभी अभी आपसे बताया था किन्हीं भी दो लोगों को अगर आप बराबर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखकर बराबर करेंगे। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करें। रेट ऑफ रिएक्शन का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। ए के रेस्पेक्ट में बनेगा 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और बी के रेस्पेक्ट में बनेगा 1/1 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। हमारे स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपको गिवन है और ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ऑफ कोर्स माइनस का dB/dt बराबर आ गया 1/2 इंटू और माइनस का dA/dt आपको दिया गया है KA² इंटू बी। सो कौन सा आंसर हुआ? 4th इज द राइट आंसर। 1/2 KA² इंटू बी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, मैं ये हटाना चाहूंगा। अच्छा, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं इसको भी। आइए, फॉर द रिएक्शन 2A + B बराबर 3C द कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा 2A + B बराबर 3C। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.3 इन 10 मिनट। कहने का मतलब ये है कि मान लो T बराबर 0 पे मान लीजिए ये 0.5। बच्चों मोल पर लीटर या मोलर एक ही बात है। मान लो T बराबर 0 पर ये 0.5 मोल पर लीटर था और 10 मिनट बाद, मतलब चेंज इन टाइम आ गया, 10 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन घट के 0.3 मोलर रह गई। अच्छा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी आपको बताना है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, दैट इज सिंपल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी पर यूनिट चेंज इन टाइम आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सवाल में कोई दम नहीं है। प्लान क्या है देखिए, यहां से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट चेंज इन टाइम अगर निकाला जाए तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आ जाएगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखकर इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, जहां से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन से मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट चेंज इन टाइम, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाला। चेंज इन कंसंट्रेशन है 0.2 और चेंज इन टाइम है 10।
द आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर मिनट, राइट। अब जानकारी सी के बारे में चाहिए है तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। बच्चों ये वैल्यू आपने ये निकाल ली है और ये वैल्यू एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। 3 को वहां ले जाइए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो 2 से 2 कट गया, 3 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर मिनट इज योर आंसर। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.03 कर दीजिए। सो 4th इज द राइट आंसर। बच्चों ये देखिए, मिनट को ऊपर ले जाओगे तो मिनट इनवर्स हो जाएगा और मोलर की जगह लिख सकते हो मोल पर लीटर, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। सो 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपने पूछा है मेरे से। ये रहा पेपर, देखिए कितना सिंपल था, कोई दम नहीं थी पेपर में। अच्छा इधर देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको क्या बताऊं, शुड बी मोस्ट वोलेटाइल। बच्चों आपको मालूम है मोस्ट वोलेटाइल वो होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो। हमें मालूम होना चाहिए वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आप देखिए बच्चों, देखिए प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। अब यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये है, और ये मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी एमीन में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अगर बात करें टर्सरी एमीन की, तो टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन तो नहीं है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहां पे लगेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, जबकि देखिए ये जो प्रोपेन आपको दिया गया है, प्रोपेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लगते हैं सबसे कमजोर फोर्स वीक वंडर वॉल फोर्स। तो सबसे कमजोर फोर्स लग रहा है 4th में, फोर्स होगा सबसे कम, वोलेटिलिटी होगी सबसे ज्यादा, आंसर क्या होगा 4। ओके, अगर मैं वोलेटिलिटी का आपसे ऑर्डर पूछता तो ऑफ कोर्स 4th की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती, टर्सरी एमीन की उससे कम होती, सेकेंडरी एमीन की उससे कम होती और प्राइमरी एमीन की सबसे कम होती। तो वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होता 4th वाले का, उससे कम सेकंड वाले का, उससे कम 3rd वाले का, और सबसे कम वोलेटिलिटी होगी 1st वाले की, क्योंकि वो प्राइमरी एमीन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, ये सामने, ये 10 आपके सामने ही दिया है। देखिए आपसे इन्होंने
हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है K2CuCN का होल 4। वेरी सिंपल, सब लोग देखेंगे। K2CuCN का होल 4। बच्चों आपको मालूम होगा यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब ये पेयरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए बच्चों, कॉपर की अगर हम लोग बात करें, कॉपर होता है 4s1 3d10, राइट, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। एक्सेप्शन वाला केस है 4s2 3d9 आया होगा, फिर s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के 3d में चला गया होगा। हमें बनाना है Cu+2 का। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इज इट क्लियर डियर? चलिए, ऑफकोर्स 4p भी आगे पड़ा होगा, वो तब तो 0 होगा। अच्छा, पहले बनाएंगे अंदर वाला। 1 2 3 4 5। ये आपका 3d है, ये 4s है, ये 4p है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दो, अब साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसको इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल खाली चाहिए है, क्योंकि उसको बनाना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसी लात मारता है इसको कि ये एक्साइट करके p ऑर्बिटल में चला जाता है। क्यों? जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो किसी के बाप की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी ही सुनता है, अपने बाप की भी नहीं सुनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये प्रकृति का नियम है। इसलिए बच्चों स्ट्रॉन्ग बनिए, और ये आज से नहीं है, भगवान राम के जमाने से, राम काल से, त्रेता युग, सतयुग से है। स्ट्रॉन्ग आदमी की सबको सुननी पड़ती है, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। सर कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए? डंबल उठा के बनाए? नहीं, डंबल उठाने से वो मजबूती नहीं आएगी बच्चों, जो ज्ञान बढ़ाने से मजबूती आएगी। इसलिए ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान ही एक ऐसा परमाणु बम है जो हर समय आपके साथ रहेगा और आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली बम, ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली शस्त्र किसी के पास नहीं। ज्ञान बढ़ाइए, वरना हर आता जाता आदमी आपको छेड़ के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रांग बनिए, और स्ट्रांग बनने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये देखिए बच्चों, और ये देखिए साइनाइड को 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल गए, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आ गया। DsP2 सेफ हो गई स्क्वायर प्लेनर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, होगा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 1 पॉइंट कुछ, ट्रिक आपको मालूम होगी। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही हुआ? DsP2 स्क्वायर प्लेनर आए, एक ही तो अनपेयर्ड है ना। DsP2 स्क्वायर प्लेनर 1.73 आएगा, कोई आंसर नहीं है बच्चों, गलती से लिख गया है, करेक्शन है बच्चों, ये आंसर सेकेंड ही होगा, और ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। ओके, तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर और 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसमें करेक्शन है बच्चों। 10th के बाद बच्चा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने सवाल पूछा है 14, हटा दे बेटे इसको, आप समझ गए होंगे ना ये एक्साइड क्यों हो रहा है, क्योंकि साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर यहां पर साइनाइड के स्थान पर कोई वीक लिगेंड होता तो फिर ये एक्साइटेशन नहीं होता,
क्योंकि वीक की कोई नहीं सुनता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बच्चों sp3 और सेप हो जाती टेट्राहेड्रल। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबको इसकी बात माननी पड़ेगी। ये उड़ के बाहर चला गया, इसने अपने कमरे को छोड़ दिया और उस कमरे का इस्तेमाल साइनाइड ने किया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, सेप हो गया स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक मूवमेंट 1 पॉइंट कुछ, राइट। स्ट्रॉन्ग बनना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, जैसे मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने से पहले थ्योरी पढ़ाई थी, यहां पर भी मैं आपको थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं। क्या? देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में वाले चैप्टर में कभी भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन, रेट की इंफॉर्मेशन दी हो और कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन दी हो, और बच्चों आपसे पूछा हो, चाहे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हो या उन्होंने रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे पूछा, ये आस इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है, रेट और कंसंट्रेशन में आपस में क्या बातचीत हो रही है वो बताया जाता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है। देखिए, अगर कभी ऐसा हो तो आप यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। बोलो क्या लिखते हैं? एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। बच्चों, रेट बराबर होता है के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। यहां पर बच्चों के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आप ये पॉइंट समझिए, कभी भी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का इंफॉर्मेशन दिया हो और या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हो या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे पूछा हो, कभी भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े, सबसे पहले हम लोग हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, आर का मतलब रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, के होता है रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर बच्चों आपको कोई रिएक्शन दी जाती है a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो आप इसी चीज को ऐसे लिख दिया करो कि मान लो दो रिएक्टेंट है, तो a की पावर अल्फा लिख दिया और b की कंसंट्रेशन की पावर बीटा लिख दिया। अगर आपको रिएक्शन नहीं दी गई है तो हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया करो। अगर रिएक्शन आपको दी गई है तो हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा करो, ए की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा और बी की कंसंट्रेशन की पावर बीटा। अब यहां पे अल्फा बीटा क्या है? यहां पे अल्फा बीटा वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अल्फा और बीटा। अगर हम लोग यहां पर बात करें ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल ऑर्डर एन होता है, जो बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। राइट बेटा, तो मैंने आपको ये बात बताई। अब आइए इस इंफॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन नंबर 14 आपने मुझसे पूछा था, वो मैं करने जा रहा हूं। मैं इसको हटाने जा रहा हूं, लिख लीजिएगा बच्चों। देखिए,
क्वेश्चन ये दिया गया है A प्लस B इज इक्वल टू C। अच्छा, इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। आप ये सेंटेंस पढ़ के इतना समझ चुके हैं कि यहां पे कंसंट्रेशन और रेट का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और लास्ट में देखिए आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा। तो सबसे पहले एक काम आप क्या करिए, चूंकि रिएक्शन आपको दी गई है, आपने हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाया, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। अब समझना, अगर ओवरऑल ऑर्डर आपको बताना है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। उन दोनों वैल्यू को जोड़ दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर n की वैल्यू आ जाएगी। कुछ मत करिए बच्चों, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाओ। जैसे केस नंबर 1, क्या जो क्वेश्चन बोले वो करो। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, मतलब रेट हो गई है 4 गुनी। कब? जब तुमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया। बी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, मतलब बी को तुमने कांस्टेंट रखा होगा। अब ध्यान से अगर देखें, 2 की पावर अल्फा को अगर बाहर ले आओ तो ये बचेगा के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, जिसकी जगह पर आप आर लिख देंगे। आर से आर कैंसिल हो गया। 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बहुत ही सिंपल होता है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसे कर दीजिए। दूसरी लाइन पढ़िए, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल्स द रिएक्शन रेट। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? रेट डबल हो रही है। कब डबल हो रही है? जब ए को तो मैंने सेम रखा है लेकिन बी को मैंने डबल कर दिया। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाओ। 2 की पावर बीटा को बाहर निकालो, यहां बचेगा आर। आर से आर कट गया। 2 की पावर यहां पर 1 है तो बीटा इक्वल टू आ गया 1। ओके, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, बीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर। सो द आंसर इज 3। बहुत ही सिंपल। इसकी ट्रिक भी होती है, बट ट्रिक अभी हम बताना नहीं चाहते हैं आपको। मैं आपको सिंपल कंसेप्चुअल बताना चाहता हूं और बहुत ही सिंपल होता है कंसेप्चुअल। हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए। अब जैसा जैसा एग्जामिनर बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछते बताइए इस इंफॉर्मेशन के आधार पे बताइए इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाता कि ए की पावर अल्फा, अल्फा आ चुका था 2 और बी की पावर बीटा, बीटा आ चुका था 1। ये हो जाता इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हो जाता इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। दैट्स इट। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। राइट बच्चों, 14 के बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है। अब ये क्यों पूछा है भाई मुझे नहीं मालूम, तो टोटली फैक्ट है। 27 तो फैक्ट था बच्चों, और 28 पूछा है। हाँ 28 ही पूछा है। चलिए 27 28 दोनों पूछे। आइए बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ये याद करने वाला पॉइंट था 27। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, एक ट्रिक बताई थी बाप, याद है? पैरा एमिनोफिनॉल, एनिलीन और बेंजीडीन बना था। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में पैरा एमिनोफिनॉल बनता है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। मुझे नहीं मालूम भाई आपने क्यों पूछा। ओके,
सिंपल क्वेश्चन था। ये सवाल पूछ के थोड़ा दुख हमको हुआ। नाइट्रोबेंजीन है, आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम आपको पैरा एमिनोफिनॉल मिलेगा। ओके, सो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 मोल पर लीटर। बच्चों डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो ये मोल पर लीटर इन फलाना सेकेंड। अच्छा, द रेट कांस्टेंट आपसे पूछा है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको 2 प्रकार के केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चंस कराए। पहला क्वेश्चन कराया था रेट ऑफ डिसएपरियंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बराबर कैसे करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर बराबर करते हैं, यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन की, यूनिट पर यूनिट टाइम। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई, कभी रेट और कंसंट्रेशन का इंटरेक्शन आपको दिया जाए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाए, पहले आप हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा आप करते जाइए। 2 बातें पढ़ा दी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तीसरी बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बिहाफ पर रिएक्शन कई प्रकार की होती है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो जरा देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन की पावर 1, दैट्स इट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन की पावर 1, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का dA/dt बराबर के A की पावर 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों जब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके दिखाने का मतलब तो नहीं है यहां पर कुछ, तो हमारे सामने एक इक्वेशन आती है KT = 2.303 log A0/A, और यही इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के वही है रेट कांस्टेंट, T है टाइम पास्ट, A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, कि T समय पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है, दैट इज A। आप जरा कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन मैंने आपको ये बताया है। बच्चों ये याद हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, याद ही करना पड़ता है इसको, मेरे को भी याद ही है, आपको भी याद ही करना पड़ेगा। अच्छा, किताबों में हो सकता है यहां पर ऐसे भी लिखा मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। किताबों की अगर बात करें तो किताबों में जो बुक्स होती हैं उसमें A0 की जगह पर A लिखा मिलता है और A की जगह पर
a माइनस एक्स लिखा मिलता है। तो a अपॉन a माइनस एक्स वो किताबी भाषा हो जाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये आपने लिख लिया है तो अब मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट। अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 टू 50 मोल पर लीटर इन फलाना सेकेंड। कहने का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 800 मोलर दी है और फाइनल कंसंट्रेशन 50 मोलर दी है। और ये कहानी कितने समय में हो रही है? ये कहानी हो रही है 2 × 10⁻7 सेकेंड में। तो रेट कांस्टेंट आपसे पूछा है, लगाइए क्वेश्चन, K × T की जगह बराबर 2.303 लॉग, A नॉट की जगह रखना है 800 और A की जगह रखना है 50। सॉल्व करना है बच्चों आपको। 5 0 16 पंचे 80, राइट बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग 2 की पावर 4, 4 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा log 2, log 2 की वैल्यू 0.3010। 2 से आप काटेंगे 2 2 4, तो यहां से k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, लगभग 1.3 × 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर करेक्शन है बच्चों। आंसर तो इसका थर्ड ही है बेटा, बस यहां पर इसकी जगह पर 10⁻⁻7 होना चाहिए था, राइट बेटा। तो जैसे आपने देखा कि एग्जामिनर ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, वैसे ही आपने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन यूज किया। K × T बराबर 2.303 log A नॉट अपॉन A। सॉल्व करिए, K की वैल्यू आ गई। एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K का जो यूनिट होता है वो हमेशा टाइम इनवर्स ही आता है। आपने टाइम रखा है सेकंड में, तो K का यूनिट आया है सेकंड इनवर्स। तो 28 का बच्चों आंसर हो गया थर्ड। थोड़ा सा करेक्शन था, मैं मानता हूं। ओके, आगे बढ़े। 28 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अगेन देखिए, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल किया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे इन्होंने बोला, आपने तुरंत अपनी इक्वेशन लगा दी। KT बराबर 2.303 log A नॉट अपॉन A। सुना बच्चों, इज हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट। बच्चों आपने सुना होगा, आधा रिएक्टेंट खत्म होने में जितना समय लगता है उसे हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो व्हाट इज हाफ लाइफ? T के नीचे हाफ लिख देते हैं। द टाइम इंटरवल in which half of the reactant consumed या decay वो टाइम पीरियड
जिसमें आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं। बच्चों आपको बता के मुझे खुशी होगी, हाफ लाइफ पीरियड हर ऑर्डर में पढ़ा जाता है, लेकिन हर ऑर्डर में इसका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। फर्स्ट ऑर्डर में k इंटू टी हाफ बराबर होता है 0.6932। ये बच्चों याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन होता है k इंटू टी हाफ बराबर 0.6932। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? वो समय अंतराल जिसमें आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, उस समय अंतराल को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अलग अलग ऑर्डर में हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो k इंटू टी हाफ बराबर 0.6932। ये किसके लिए ऑर्डर लिखा गया है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए अब इस सवाल को करते हैं। इज हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट, मतलब आपको टी हाफ दे दिया गया है। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट नीड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीटेड। वो आपसे वो समय पूछ रहे हैं जिसमें 99.9% खत्म हो जाए, वो समय आपसे पूछा जा रहा है। आइए बच्चों सवाल करते हैं। चलिए आप लगातार नीचे करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो A0 मानते हैं हम लोग। अब बात करें बची कंसंट्रेशन क्या मानोगे? 99.9% खत्म हो गया तो बचा कितना? 0.1%। तो बची हुई कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन का 0.1%। दैट इज A0 इंटू 10 की पावर -3। दिखाई पड़ रहा है ये चीज? A0 इंटू 10 की पावर, बस बच्चों कुछ नहीं। देखो बेटा k की जगह क्या रख दोगे? 0.6932 अपॉन टी हाफ 45 इंटू कौन सा टाइम निकालना है? ये वाला टाइम निकालना है, इसको यहां रख दीजिए। A0 की जगह A0 और A की जगह रख दीजिए आप ये वाली वैल्यू। सॉल्व करिए, आपका 99.9% निकल कर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आइए k की जगह रखेंगे 0.6932 अपॉन टी हाफ। ध्यान रखिए टी हाफ आपने मिनट में रखा है, तो ये जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा ये भी मिनट में निकल कर आएगा। अपॉन A की जगह A0 इंटू 10 की पावर -3, ये कट गया। राइट बच्चों, ये देखिए बेटा कितना आएगा? बच्चों 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से देखिए T 99.9% कितना आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं बच्चों 45 तो वहां आ गया। अच्छा, इससे जब आप ये काटेंगे तो 0.3 आएगा, और इससे जब आप ये काटेंगे 10 आएगा। तो सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं 450 मिनट। ओके, तो 99.9% खत्म होने में कितना समय लगेगा? 450 मिनट का समय लगेगा। राइट बेटा, तो कौन सा आंसर हुआ? अच्छा, आवर में दिया गया है, कोई बात नहीं। आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें भी 450 आ जाए। आप देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 15 तिहाई 45। थर्ड आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। अगर आपको उसकी इक्वेशन मालूम है
K इंटू टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। K और हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होता है, तो K इंटू टी हाफ बराबर 0.6932। ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए होता है फाइनल कंसंट्रेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for first order reaction, time required for 50% completion या 60% खत्म होने में कितना समय लगेगा, या 75% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 87.5% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 90% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 99% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 99.9% खत्म होने में कितना समय लगेगा, और 100% खत्म होने में कितना समय लगेगा। आप देखिए बच्चों, ये डायरेक्ट अगर याद कर लेते हैं तो यहां पे लगेगा 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 3.3 हाफ लाइफ, लगभग 6.6 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ और इन्फिनाइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो कभी भी 100% खत्म नहीं हो पाती। अब देखिए, अगर ये ट्रिक आपको मालूम होती तो 99.9% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 10 इंटू टी हाफ, तो 10 में हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर देते, 450 मिनट आंसर आ जाता। आप लोग देख रहे होंगे मैंने ये नहीं लिखा, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ये आप लोगों के लिए है। आप निकाल के बताइएगा कि 60% खत्म होने में हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में कितना समय लगेगा, ये आपको मुझे बताना है, राइट। वैसे सॉल्व करिएगा, 60% खत्म हो गया तो बचा कितना, 40%, तो A बराबर हो जाएगा A नॉट का 40%। फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में वैल्यू को रख देना, तो ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर आप में 32 हमसे पूछा है। 32 आप जरा देखिए, ये भी लकली फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया है। चलिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60 सेकेंड इनवर्स दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है फर्स्ट। द टाइम टेकन फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन टू रेड्यूस टू 1/16 वैल्यू, मतलब रिएक्टेंट खत्म होते होते इनिशियल का 1/16 बच रहा है, मतलब A बराबर A नॉट का 1/16। आपसे पूछा है बताइए कितना समय लगेगा। फिर से 2 कॉली का सवाल बच्चों, वही फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखना है। KT बराबर 2.303 लॉग A नॉट अपॉन A। K की वैल्यू 60 है, T आपको निकालना है। एक जगह रखो A नॉट बाई 16 चला जाएगा ऊपर, A नॉट से A नॉट कट गया, 16 को लिख दो 2 की पावर 4 आ जाएगा बाहर। log 2 की वैल्यू होती है 0.3। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 4 से कटेगा 15 चौको 60 होता है ना बच्चों, ठीक तो कर रहे हैं ना। दशमलव हटेगा, यहां पे 0 आएगा, 3 × 5 = 15, 50। तो टाइम आ गया
2.303 अपॉन 50 सेकंड में आएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट आपने सेकंड इनवर्स में रखा है। डिवाइड करो कितना आएगा 0.04 फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो 32 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। मैं बार बार देखिए, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर का मैं एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं। आप देखिए के का वैल्यू दिया गया था, इतना बचने में कितना समय लगेगा, टी की वैल्यू पूछी गई थी, सिंपल आपने सॉल्व किया, ये आ गया। अच्छा बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हटाते हैं इसको। देखिए आपने ये जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन आपने याद किया, ये बच्चों इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है। इसका एक अल्टरनेट मेथड ये भी होता है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, a नॉट अपॉन 2 की पावर n और t बराबर n इंटू टी हाफ। ध्यान रखिएगा, इस यहां पर रखा गया स्मॉल t और यहां पर रखा गया कैपिटल T, एक ही बात है। दूसरी बात, यहां पर जो ये n होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, यहां पर ये n होता है बच्चों नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ पास हुई, एक हाफ लाइफ पास हुआ कि 2 हाफ लाइफ पास हुआ कि 3 हाफ लाइफ पास हुआ कि 50 हाफ लाइफ पास हुआ, तो यहां पर n बताता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से करने जा रहा हूं। क्या? द टाइम टेकन फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन टू रेड्यूस टू 1/16 वैल्यू। तो ए की जगह क्या रख दिया आपने, ए नॉट का 1/16। तो कितनी हाफ लाइफ पास हुई, यहां से आपने निकाला n बराबर 4। n बराबर 4 को यहां रख दीजिए, तो टोटल टाइम आ जाएगा n इंटू टी हाफ। टी हाफ की जगह आप क्या रखेंगे 0.6932 अपॉन के की वैल्यू कितनी थी 60। मैंने वही एक्सप्रेशन यूज कर लिया, k इंटू टी हाफ बराबर 0.6932, तो टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के की वैल्यू दी गई है 60। बच्चों आप जिसको सॉल्व करोगे तो 0.04 वाला ही आंसर आएगा। तो आप वहां से भी कर सकते थे और इस अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते थे। राइट आंसर बच्चों क्या आना था, फर्स्ट आना था, 32 का फर्स्ट। 32 के बाद आपने सवाल नंबर 41 हमसे पूछा, ये पूछना भी चाहिए था 41। पूछा है, हाँ आइए बच्चों, ये रहा, पूछना भी चाहिए था आपको, क्योंकि पूरी क्लास को ये याद है कि व्हाट इज प्रूसियन ब्लू। आपको मालूम है प्रूसियन ब्लू क्या होता है, प्रूसियन ब्लू इज फेरी फेरो साइनाइड। ठीक है भाई, बाहर वाला होता है फेरी और अंदर वाला होता है फेरो। क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो आप सभी लोगों को प्रूसियन ब्लू का ये वाला फार्मूला मालूम होगा, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, और एक्चुअली आंसर दिया गया था 4। आप सोच रहे होंगे ये क्या, हाँ होता क्या है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो ये काउंटर आयन होता है फेरिक आयन, यहां पर फेरिक आयन के साथ साथ इसके पोटेशियम सॉल्ट का भी यूज कर लेते हैं। मतलब K+
और Fe+3 ये काउंटर आयन बन गया और ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि Fe+3+1 +4, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4 कट गया तो KFe FeCN का होल 6। बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं प्रूसियन ब्लू को, इसलिए सेकंड वाला भी सही है और थर्ड वाला तो सही था ही था, तो बच्चों इसका आंसर होगा 4th। ओके, तो व्हाट इज प्रूसियन ब्लू? इट इज फेरोसाइनाइड। आप इसको पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद रखिए ये +1 है, ये +1 है, ये +3 है, ये +2 है। राइट बच्चों, तो 41 का आंसर हो गया 4। 41 के बाद आपने 43 पूछा है। 43 में सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी आपको, 43 44 दोनों ही पूछे। चल 43 में कुछ नहीं थी, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले इन्होंने ये जो बेंजाइल क्लोराइड है इसका रिएक्शन अमोनिया से कराया, अमोनोलिसिस हुआ और बेंजाइल एमीन बन गया। अब यूजुअली क्या होता है, ये जो प्राइमरी एमीन बनता है ये रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड पर फर्दर अटैक करता है, लेकिन हमने क्या किया है, इसके ऊपर डाला है CH3Cl के 2 मोल। तो पहले मोल से HCl निकलेगा, सेकेंडरी एमीन बनेगा। अभी भी HCl निकल सकता है दूसरे मोल से और ये बनेगा टर्सरी एमीन बनेगा। राइट, तो यहां पर बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस हुआ और ये प्राइमरी एमीन बना। अब ये प्राइमरी एमीन क्या कर रहा है, मेथिल क्लोराइड के 2 मोल पे अटैक करेगा। तो पहले मोल पे अटैक करने पर आपको सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा और दूसरे मोल पे अटैक करने पर आपको टर्सरी एमीन प्राप्त होगा। बात करते हैं IUPAC की, तो ये देखिए आपके सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज मिथेनामाइन, ये N मिथाइल तो N, N डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन। तो N, N डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन, थर्ड इज द राइट आंसर। तो जिन भी बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा एक्चुअली वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, तो बच्चा थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली में इसका मतलब ये था, पहले बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराकर प्राइमरी अमीन बना रहे हैं, फिर उस प्राइमरी अमीन का रिएक्शन 2 मोल ऑफ मेथिल क्लोराइड से कराया जा रहा है। राइट बच्चों, चल ऑफ कोर्स 44 में आंसर करेक्शन है बच्चों, आंसर करेक्शन है, आंसर करेक्शन है 44 में। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो 4 आपको मिलेंगे पोटेशियम आयन और 1 आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन। तो टोटल कितने मिलेंगे, 5 आयन मिलेंगे। अगर आपने 4th ऑप्शन टिक किया है तो आप अपने में 5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। ओके, इस हिसाब से आपका टेस्ट नंबर 10 जो है वो खत्म होता है। ओके बच्चों, ओके, तो आई होप यहां से आपने केमिकल काइनेटिक्स के 3-4 प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे
देख। ओके चलो, ओके बेटा। और हाँ बेटा, ये जो पेपर होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें होगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।